वक्त हो गया है दृष्टिकोण मेरे यानी हर्षवर्धन त्रिपाठी के साथ दिन भर की खबरें और उनका विश्लेषण। आज का दिन कई मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है। आज खेती किसानी के मुद्दे पर जो किसान आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी की है। केरल में स्थानीय निकाय के चुनावों के नतीजे आए हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल छोड़ दिया है। ओवैसी बंगाल जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 7वें और आखिरी चरण का मतदान समाप्त हो गया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब वो भारत में हैं, वो मंत्रियों से मिले और प्रधानमंत्री जी से मिले। और इसके अलावा देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। चीन की कंपनियों के लिए जो बाधा है भारत में वो बढ़ती जा रही है। और ऐसी और ढेर सारी खबरें हैं, उस पर मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों को विजय दिवस की शुभकामनाएं। हमारी सेनाओं के शौर्य, पराक्रम, वीरता और वो अद्भुत साहस जिसकी वजह से हमेशा ये भरोसा हमें रहता है कि भारत की सीमाएं, भारत की संप्रभुता वो अक्षुण्ण रहेगी। और अब मैं आज की खबरें, जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिसकी बात बहुत दिन से की जा रही थी कि शुभेंदु अधिकारी कहां जाएंगे, और शुभेंदु अधिकारी ने आज इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। वो अब तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नहीं है, विधानसभा के भी सदस्य नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी उनकी बरगद की तरह है। तृणमूल कांग्रेस वो बरगद की तरह है पश्चिम बंगाल में, और ये वो लोग हैं जो जिनको टिकट नहीं मिलना था इसलिए वो जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? सच ये है कि शुभेंदु अधिकारी कई विधानसभा सीटों पर पूरा समीकरण बदलने की स्थिति में है। शुभेंदु अधिकारी का परिवार, राजनीतिक ताकत वो बहुत ज्यादा है। ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान होगा। मुकुल रॉय जो तृणमूल कांग्रेस से आए हुए नेता हैं और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था, इसमें कोई भ्रम की स्थिति थी नहीं। और ढेर सारे नेता वो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ कर जा रहे हैं और ये भी आएंगे। दिलीप घोष जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि हालांकि अभी तक भाजपा ज्वाइन नहीं की है, शामिल नहीं हुए। शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि प्रशासन और पुलिस को ये कहा जाए कि वो उनको और उनके साथियों को जो कहें कि फर्जी आपराधिक मामले हैं उसमें फंसाने की कोशिश न करें। और ये लगातार होता रहा है पश्चिम बंगाल में। राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक तौर पर अपराधीकरण और आपराधिक घटनाओं में विरोधियों को फंसा देना, ये बहुत आम बात है। वामपंथियों ने इस कुसंस्कृति को आगे बढ़ाया था। उनकी तो ये शैली ही है, वामपंथी इसी तरह से काम करते हैं। और अब ममता बनर्जी उसको और आगे लेकर चली गई हैं। कहा जाता है, वहां के जो जानने वाले विद्वान लोग हैं जो वहां की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, कि वामपंथी इसको स्ट्रेटेजी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। पॉलिटिकल मर्डर्स को, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज को, ममता बनर्जी इसको रेगुलर स्ट्रेटजी बना दिया है उनको, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से रेगुलर स्ट्रेटजी। पश्चिम बंगाल के बाद जो ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM, हालांकि अभी हैदराबाद में उनके ऊपर जो ठप्पा लगा था कि वो भाजपा की बी टीम है, तो भाजपा ने वहां अपनी ताकत दिखाई है। और इसके बाद ये सवाल बड़ा हो गया है कि ओवैसी क्या भाजपा की बी टीम है या फिर वो अपनी, और मैं मानता हूं कि हर राजनीतिक दल अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है, इसमें वो कभी किसी को लाभ देता है, कभी किसी को नुकसान देता है। क्योंकि ओवैसी पूरी तरह से मुसलमान जो मतदाता हैं उनकी पार्टी है, उन्हीं को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए लगता है कि अगर मुसलमान वोट बटेंगे तो भाजपा को नुकसान होगा। बंगाल में भी वही होता हुआ दिख रहा है और ओवैसी वहां जा रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि यहां मुसलमान ओवैसी के पास नहीं जाएगा, वो तृणमूल कांग्रेस के साथ पूरी ताकत, पूरी मजबूती से जुड़ा हुआ है। ओवैसी उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं और आज वो लखनऊ में थे। उत्तर प्रदेश हालांकि आम आदमी पार्टी में जाने की बात कर रही है, अब जिसको कहते हैं कि चुनाव लड़कर और सब कुछ वो देख चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे
और वो क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई है और मॉडल वही है कि उसी तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के दूसरे दिन आज ओवैसी साहब थे और ओवैसी साहब ने कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर, जो भाजपा के साथ चुनाव लड़ी थी, जो राजभरों की पार्टी है, और तो उनके साथ वो समझौता करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए, कोई भी समझौता करे। आज केरल के स्थानीय चुनाव, निकाय चुनाव के नतीजे आए। लेफ्ट फ्रंट का दबदबा है। सिर्फ पलक्कड़ में भारतीय जनता पार्टी जीत सकी है, तिरुवनंतपुरम में नहीं जीत सकी। और जो भाजपा ने अपनी टैली कुछ बेहतर की है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी, जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद एक उम्मीद बन गई थी कि बिहार, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बोडोलैंड के चुनाव जो सहयोगी था उसको बदल के, लेकिन यहां वो नहीं मिला। हाँ, जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है कांग्रेस की अगुवाई वाला, उसको ज्यादा निराशा हुई है और भाजपा को भी जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं मिली। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम और आगे बेहतर करेंगे। पिनराई विजयन कह रहे हैं कि ये केरल है, यहां दाल नहीं गलने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, और जो एजेंसियों के जरिए, सेंट्रल एजेंसीज के जरिए जो कोशिश थी वो नाकाम साबित हुई। चुनाव के नतीजे यही कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर 7वें और आखिरी चरण के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव थे और उसमें 57% से ज्यादा मतदान हुआ। और अच्छा है कि ज्यादा, अगर एक दो घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। आतंकवादी जो चाहते थे वो नहीं कर सके। जम्मू कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र की जीत वहां दिखाई है। हालांकि अभी भी ये चिंता का विषय है कि जम्मू में जमकर वोटिंग होती है, कश्मीर में उसकी आधी वोटिंग होती है। लेकिन अच्छा है कि जम्मू कश्मीर को कुल मिलाकर 57% से ज्यादा वोटिंग आखिरी चरण में हुई और लगभग यही ट्रेंड रहा है। 50% से ज्यादा मतदान हर चरण में हुआ है। अब इसके नतीजों का इंतजार है। तमिलनाडु में भी राजनीति हो रही है और जैसे अलग अलग जगह पर लोग एक दूसरी जगह जा रहे हैं, तो तमिलनाडु में दो बड़े सितारे हैं और दोनों तमिलनाडु भर के सितारे नहीं हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार्स हैं दोनों। रजनीकांत और कमल हासन दोनों चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। दोनों ने अपनी पार्टी बना ली है। हालांकि दोनों दो विपरीत ध्रुव हैं और रजनीकांत और कमल हासन, जो कहा जा रहा था दोनों साथ नहीं आते दिख रहे हैं। कमल हासन लेफ्ट आइडियोलॉजी जैसे दिखते हैं और रजनीकांत राइट आइडियोलॉजी से। अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों मिलेंगे, क्या ये भाजपा के साथ आएंगे क्या, या तमिलनाडु की राजनीति कैसी जाएगी, ये सब सवाल बड़े हो गए हैं। और पहली बार है कि सिर्फ जो द्रविड़ियन पार्टी है, एआईडीएमके, डीएमके के अलावा दूसरी पार्टियों की भी भूमिका कुछ दिख रही है। हालांकि ये सितारे कितना असर करेंगे, फिल्म में तो ये घसीट लाते हैं पीवीआर में और सिनेमा हॉल में, लेकिन वो वहां तक ले आ पाएंगे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। आज कमल हासन ने कन्याकुमारी में रैली निकाली है और वो चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वहां जो कहें कि शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, तो उसका एक समारोह होना है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस समारोह में जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की एक और खबर, आज सर्वोच्च न्यायालय में हाथरस मामले पर सुनवाई चल रही थी और सीबीआई जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सौंप नहीं पाई। अदालत ने कहा, न्यायालय ने पूछा कब तक देंगे, तो कहे 18 दिसंबर तक हमारी जांच पूरी होगी। अब अगली सुनवाई पर डीएम, एसपी हाथरस और जो परिवार वाले हैं उनको भी रहने को कहा गया है। और अब बात किसान आंदोलन की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई कमेटी बनाइए, और चूंकि सब कह रहे हैं कि ये कब तक चलेगा, लोकतंत्र को ऐसे कैसे बंधक बनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार किसानों की कमेटी बनाए और जाए, मिले, बात करे। सरकार ने कहा कि हम तो पहले से वही कह रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा, जो ग्वालियर में बोल रहे थे, और प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री और हर भाजपा नेता कहीं भी सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों की ही बात कर रहा है। यानी वो किसी भी मुद्दे पर बात कर रहा है, कृषि कानूनों की बात जरूर कर रहा है। आज इसका उदाहरण देखने को मिला जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वो मैं आपको बताता हूं, उन्होंने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट उसकी शुरुआत कर रहे थे वो, और उन्होंने कहा कि
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य तय किया है किसानों की आमदनी दोगुना करने का, उसको प्राप्त करने में ये वेबसाइट बड़ी मददगार होगी। हम कैसे एक्सपोर्ट बढ़े किसानों का, कैसे दुनिया के सामने जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है उसके सामने ब्रांड इंडिया खड़ा हो जाए, जो भारत की असली ताकत है वो दिखे, उसके लिए वो काम करेंगे। तो सिर्फ इतना नहीं है कि पार्टी के तौर पर, सरकार के तौर पर हर कोई इस वक्त कृषि कानूनों के अलावा और कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मसला बड़ा है, सुधार बड़ा है और उसको लेकर राजनीति भी बड़ी हो रही है। जो सोम प्रकाश हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कॉमर्स के, वाणिज्य राज्य मंत्री, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं कमेटी बनाने का, और हम तो पहले से ही चाह रहे थे कि किसानों का मुद्दा जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और दोनों ये कमेटी में हों, दोनों बातचीत करें। बहुत अच्छा होगा कि जल्दी से जल्दी कुछ हो। अब कल क्या होगा, कल सर्वोच्च न्यायालय क्या कहेगा, बस मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें ऐसा ना हो कि सर्वोच्च न्यायालय को बाद में टिप्पणी करनी पड़े कि लोकतंत्र में अच्छा नहीं है दूसरे के अधिकारों को बंधक बना देना, दूसरे के अधिकार खत्म करना, दिल्ली को बंधक बनाना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जो शाहीन बाग में वो टिप्पणी करनी पड़ गई थी, तो बेहतर हो कि एक बेहतर फैसला आए, एक तरीका निकाला जाए और कहा जाए कि भाई आप किस मुद्दे पे नाराज हैं, कौन सी मुद्दे हैं जहां आपको परेशानी हो रही है। अगर कृषि कानून हर कृषि विशेषज्ञ कह रहा था, तो अचानक सिर्फ पंजाब के कुछ बड़े किसानों की समस्या की वजह से देश के हर किसान को बेहतर होने का, यानी किसानी मतलब कष्ट ही रहेगा, किसानी में सुखमय जीवन नहीं होगा क्या, कुछ जीवन में मजे उनके भी परिवार के हों वो नहीं रहेगा क्या। तो देश के हर किसान के जीवन में कुछ मजे आए, कुछ जीवन सुखमय हो, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए कृषि कानून बेहद जरूरी है। अच्छा हो कि किसान भी इस बात को समझें। सरकार को उन्होंने जितना घुटनों पर ला दिया था, अगर ये ईगो था, ये एक अहंकार की बात कही जा रही थी, भावनाएं उनके पीछे छोड़ी जा रही तो बुरा, लेकिन देश में बहुत नुकसान हो रहा है। 3,500 करोड़ प्रतिदिन का नुकसान बताया जा रहा है, और इसके अलावा भी जिसका भी नुकसान हो रहा है वो भी तो किसान के परिवार का है। सीमा पर सैनिक खड़ा है और उसका जो परिवार, उसके पिता जो किसान है, वो पंजाब के अलग अलग हिस्सों में, जलंधर, तरनतारन, भटिंडा, अमृतसर, लुधियाना, इन जगह पे चाहे उद्योग चलाते हैं, चाहे खेती करते हैं, उनकी उपज नहीं बिक रही, उनका सामान नहीं बिक रहा है, हर तरह से वो संकट में है और उसकी वजह किसान आंदोलन है। पंजाब के अलग अलग हिस्से के अलावा जो हरियाणा के किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, यूपी के किसान हैं, दिल्ली के किसान हैं, उन सबको संकट है। और उसमें अगर कंवल सिंह जैसे जो पद्मश्री किसान हैं, उनको इसलिए कहा जा रहा है, जो सोनीपत कटेरिया गांव के हैं, कि आप इसके कानून के खिलाफ बोलिए, मोदी के खिलाफ बोलिए, धमकी दी जा रही, तो इसका मतलब यह है कि विरोध करने वालों के पास तार्किक आधार नहीं है। जब ये सब राजनीति होती है तो शिवराज सिंह चौहान जी को जरूर सुनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ तो सीधे कहते हैं कि जो या तो राम राम करेंगे किसान होंगे, और कोई उल्टा सीधा करेंगे, दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे, कुछ और करेंगे तो राम नाम सत्य करेंगे। तो उनका ये योगी आदित्यनाथ का तरीका है। शिवराज सिंह चौहान अलग तरीके के हैं, वो भी खूब कहते हैं, टिप्पणी करने में नहीं चूकते हैं। आज उन्होंने कहा है कि हमने सुना है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उपवास करने जा रहे हैं, वो भी किसानों के साथ हुए अन्याय के लिए। अरे तुमने तो पाप किया है, ये वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे तुमने तो पाप किया है, प्रायश्चित करो, भूखे रहो, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए रहो। रीवा में वो किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। और जब से ये सब चल रहा है, जब से शिवराज चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने, दोबारा क्या तीसरी बार बने, तो चौथी बार बने, तो उनको जो है, तो उन्होंने कहा है कि वो तब से वो लगातार किसानों के बीच में जा रहे हैं, ढेर सारी योजनाएं कर रहे हैं। और आज कैबिनेट ने कई फैसले लिए, उसकी जानकारी दी गई। तो एक तो ये कि मार्च में स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, कुल 2251.25 मेगाहर्ट्ज इतने स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी है। वो अलग अलग बैंड हैं, 700, 2100 अलग अलग बैंड हैं वो, और अभी वो आवेदन शुरू हो जाएगा। जो रिजर्व प्राइस है इसके पूरे की, वो है 3,92,332.70 करोड़। तो ये है करीब 4 लाख करोड़ की सरकार उम्मीद कर रही है, रिजर्व प्राइस है। और इसके अलावा नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी जल्द आएगी। इसमें मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में
10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। ये भी किसानों को ही लाभ देगा, सब कुछ होगा। और एक और जरूरी खबर है, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, इस पर मैं अलग से भी जरूर बात करूंगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक अहंकार की तुष्टि के लिए जिस आरए के मेट्रो कार शेड को कांजूर मार्ग ले जा रही थी महाराष्ट्र सरकार, उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है और उन्होंने कहा कि कांजूर मार्ग में नहीं जाएगा। तो ये फैसला आया है, देखिए आगे इस पे क्या होता है। लेकिन कुछ भी हो, अब अगली सुनवाई फरवरी में, कुछ भी हो, कुल मिलाकर ऐसे मामलों से परियोजनाएं पीछे जाती हैं, देरी होती है, देश का नुकसान होता है, राज्य का नुकसान होता है। मुंबई के लिए अच्छी खबर यह है कि कल से 10 एसी लोकल ट्रेन चलाने की मंजूरी है। कल्याण से सीएसएमटी छत्रपति शिवाजी मुंबई टर्मिनस के बीच कल से ये एसी लोकल ट्रेनें चलेंगी। और एक और बड़ी अच्छी खबर, सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लिया है, शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी को मंजूरी दी है। करीब 3600 करोड़ का है ये, 1800 करोड़ उसके अलावा पुराना भुगतान भी है। इसमें 60 लाख टन एक्सपोर्ट, इतने तक की वो इस पे सब्सिडी का वो भुगतान करेगी। और प्रकाश जावड़ेकर मंत्री वो बताते हुए कह रहे थे कि 5 करोड़ किसान और 5 लाख चीनी मिल कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। जो बकाया है, एरियर है गन्ना किसानों को, वो भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। और ये सच है कि उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान हैं उनका बकाया बहुत ज्यादा था, अभी भी बकाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सा भुगतान, काफी भुगतान कर दिया है। 13 भारतीय भाषाओं में, और मतलब विदेशी सहित 13 भारतीय भाषाओं में, जिसमें एक अंग्रेजी को छोड़ दें तो सब भारतीय भाषाएं हैं। जेई मेंस जो होगा 2021 में, वो किस किस भाषा में होगा? मराठी में। अब हिंदी अंग्रेजी में तो होता ही है, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। भारत में भारतीय भाषाओं में ही काम होना चाहिए। और पहली बार है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जो लोगों को सूचना जा रही है, छात्रों को, वो हिंदी में जा रही है। तो ये बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ही सही, ऐसे ही चीजें बनती हैं। और जो बिगाड़ने वाले हैं वो सवाल खड़ा करेंगे, क्या कर लोगे भाई। लेकिन भारत ऐसे ऐसे बन रहा है, आप देखते चलिए, खबरें भी देखिए और खबरों को थोड़ा पैनी नजर रखिएगा ना। और उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको दृष्टिकोण देखते रहना है। हमसे आप मिलते रहिए, सामाजिक परिवार के सदस्य बनते रहिए। इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ज्यादातर, मतलब सब तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैं अकेले, हो सकता है कि बहुत सी चीजें छूट भी जाए, लेकिन ज्यादातर जो सकारात्मक सार्थक खबरें हैं भारत के पुनर्निर्माण की, वो आपको पता चलती रहेंगी, जागृत भारत की। तो आपको भी जागृत होना पड़ेगा। रिपब्लिक टीवी के जो सीईओ हैं विकास खान चंदानी, उनको जमानत मिल गई 50,000 रुपए के बॉन्ड पर। सवाल यही है कि ये जो राजनीतिक गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये कब तक महाराष्ट्र सरकार करती रहेगी? कब तक लोकतंत्र का ऐसा मजाक उड़ाया जाता रहेगा? और वहां जो कुछ भी हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक है, खतरनाक है। और कमाल की बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार और उसके जो लोग हैं वो पूरी बेशर्मी से इसके पक्ष में 4 बातें करते हुए दिखते हैं। और अब जो सबसे आवश्यक खबर जिसकी मैं बात करता हूं, तो चाइनीज वायरस और चीन। तो चाइनीज वायरस पर तो हम काबू पा रहे हैं, बहुत मामला कंट्रोल में है, इसकी वजह से सब कुछ ठीक हो रहा है। S&P ने भी कह दिया है कि भैया 7.7 का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी धीरे धीरे सब मान रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था जब मार्च 2021 खत्म होगा तो बहुत बेहतर स्थिति में हो जाएगी। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को चीन से खतरा है। चीन की कंपनियां खतरनाक तरीके से दुनिया भर में जो विस्तारवादी नीति अपना रही हैं, उसमें भारत उनके निशाने पर है। इससे निपटने के लिए भारत तरह तरह के कदम उठा रहा है। और आज एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है सरकार ने। नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव। नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो कौन सी डिवाइस लगाएंगी, किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल करेंगी, ये सब कुछ सरकार की देखरेख में होगा, उसकी निगरानी में होगा,
नियंत्रण भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये नियंत्रण अच्छा है। ये चीन की कंपनियों के लिए तगड़ा झटका है। पहले ही सरकार ने बहुत से प्रतिबंध लगाए थे, सीधे तौर पर रोक लगा दी थी, और अब ये बहुत शानदार फैसला है। और इसमें जो सरकार है वो ट्रस्टेड डिवाइस की लिस्ट भी जारी करेगी, सूची जारी करेगी। कुल मिलाकर चीन के साथ जो भारत की लड़ाई है, उस लड़ाई को सरकार किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहती है। ये बहुत अच्छी बात है, वरना कई बार होता है कि हम उत्साह में तो कोई फैसला लेते हैं लेकिन निरंतरता में नहीं बने रह पाते हैं। भारत को उसका नुकसान हुआ। उसी का नुकसान है कि हमने विजय दिवस तो मनाया, लेकिन कश्मीर हमारा रह गया। यही है, निरंतरता में होते तो हम कश्मीर तो हमारे पास होता, और पूरा कश्मीर होता तो आप सोचिए कितना खूबसूरत होता। हम लोग भी गुलमर्ग, अनंतनाग और कहाँ कहाँ जाते हैं, वहां फिर जाते, नीलम झेलम जो घाटी है वहां तक जाते हम लोग, मीरपुर मुजफ्फराबाद तक भी जाते। तो जाएंगे, जल्दी ही जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर निरंतरता सरकार के फैसलों में बनी रहेगी तो, और अच्छा है कि फिलहाल तो ये बनी रही, दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।